Hey guys, welcome back to my channel. I am back again with some more previous year questions of your environmental sciences exam. So let's start with this video. First question is the unconsolidated material with highest permeability is. जो unconsolidated material है, ठीक है, उसमें जो highest permeability है वो well sorted alluvial sand की है, ठीक है, well sorted alluvial sand. Which of the following component of cryosphere has the longest life? Cryosphere is the part of earth which is having frozen water. Okay, तो जिसका सबसे longest life है वो है ice sheets. Ice sheets have the longest life in the cryosphere. आर्सेनिक कंपाउंड्स कॉज डर्मेटाइटिस. ओके, ये एक डिसीज है जो कि आर्सेनिक कंपाउंड्स की वजह से होता है. और हमने एक चीज़ पढ़ी थी आर्सेनिक के बारे में. आर्सेनिक कंपोनेंट जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में आता है वो किसकी वजह से आता है? हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, अगर आप हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो वो आर्सेनिक कंटेंट को बढ़ाते हैं जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जा रहा है उसके अंदर. एरोबिक बैक्टीरिया इज मोस्ट एक्टिव इन द मॉइस्ट एंड नॉन सैचुरेटेड सॉइल. जो मॉइस्ट और नॉन सैचुरेटेड सॉइल है उसका मतलब, नॉन सैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि सॉइल अभी और वाटर स्टोर कर सकती है, अभी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी पूरी फुल नहीं हुई है. ठीक है, तो मॉइस्ट और नॉन सैचुरेटेड सॉइल जो होती है इट इज हैविंग द मोस्ट एक्टिव एरोबिक बैक्टीरिया इनसाइड इट. एंडिसोल्स आर फॉर्म्ड बाय, पहले एंडिसोल्स की बात कर लेते हैं. एंडिसोल्स आर सॉइल्स formed in volcanic ash and defined as soils containing high proportion of glass and amorphous colloidal materials including cellophane, imogolite और imogolite, ferrihydrite. तो ये एंडिसोल्स किससे बन रही हैं? दे आर फॉर्म बाय द वॉल्केनोस. ठीक है, वॉल्केनिक एश से बन रही हैं ये. असर्शन रीजन है हमारे पास यहाँ. क्रोनिक एक्सपोजर टू ओजोन इज पॉसिबल contributor to forest decline. रीजन दिया है सरफेस ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस. ये दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं, बट सरफेस ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस हैज इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन टू द असर्शन गिवन. यहाँ पे ये बोल रहा है क्रोनिक एक्सपोजर टू ओजोन इज पॉसिबल कंट्रीब्यूटर टू फॉरेस्ट डिक्लाइन. क्योंकि क्या होता है, जो स्टोमेटा होती है वो ऑक्सीजन की जगह मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ओपन होती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ओजोन को ले लेती हैं. जब स्टोमेटा के अंदर ओजोन चली जाएगी तो जो स्टोमेटा हैं वो उनको हार्म पहुंचेगा. दे वुड बी हार्म एंड दे वोंट बी एबल टू कैरी ऑन विद द फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट का फोटोसिंथेसिस सिस्टम ही करप्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो प्लांट अपने कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाएगा? ठीक है, वो अपने फूड को कैसे बनाएगा? जिसकी वजह से धीरे धीरे जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है प्लांट के अंदर वो खत्म होने लग जाएंगे. जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, नया फूड नहीं बना पाएगा और जो स्टोर्ड फूड मटेरियल उसके पास प्रेजेंट है वो खत्म हो जाएगा. दैट वुड लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट. तो अगर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे करके दे विल डाई एंड दैट विल लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द होल फॉरेस्ट. तो क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ ओजोन इस तरह से फॉरेस्ट डिक्लाइन में इफेक्ट करता है. तो यहाँ पे मैंने आपको इसका रीजन बता दिया है और बाकी जो आंसर है यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, पर जो आपका रीजन है वो आपको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को. ठीक है, नाउ इन केस ऑफ फोटोवोल्टिक सेल द मैक्सिमम थियोरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन इज नियर अबाउट 45%. तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगी, जितनी भी आपकी सेल्स हैं, सोलर सेल हो गई या फोटोवोल्टिक सेल हो गई या जितनी भी सेल्स आपके सिलेबस में हैं, आप उनकी डेफिनेशन वो क्या चीज़ होती हैं और उनकी एफिशिएंसी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. क्रायोनिक ओवर हियर. और जिस तरह से विंड एनर्जी की क्या एफिशिएंसी है, ठीक है, विंड टर्बाइन की एफिशिएंसी भी पूछ लेते हैं आपसे और हाइड्रोलिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी पूछ लेते हैं. तो ये एफिशिएंसीज आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए. तो एक पेपर पे आप लिख लीजिए. अगर जैसे मैंने यहाँ पे फोटोवोल्टिक की बताई है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने सोलर सेल की भी एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया है, विंड टर्बाइन की एफिशिएंसी के बारे में भी डिस्कस किया है. सो जस्ट मेक अ कॉलम ऑफ ऑल द एफिशिएंसीज एंड जस्ट क्रैम दैम. ओके, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर एफिशिएंसीज के ऊपर आता है. नाउ आइडेंटिफाई द मोस्ट डोमिनेंट पॉल्यूटेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन लेवल इन द अर्बन एटमॉस्फेयर. जो अर्बन एटमॉस्फेयर है तो उसमें सबसे डोमिनेंट पॉल्यूटेंट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है. तो जो सबसे बड़ा सोर्स कार्बन मोनोऑक्साइड का है वो है व्हीकल्स और स्मोकिंग. जो सिगरेट की स्मोक होती है, इट इज़ अ वेरी मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन. और जो आपके मोटर व्हीकल्स हैं दे आर ऑल्सो द मेजर सोर्स.
इन एल्कलाइन सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन सॉल्युबल स्टेट। एल्कलाइन सॉइल्स में इनमें से कौन सा सॉल्युबल स्टेट में प्रेजेंट नहीं है। तो कैल्शियम नाइट्रेट्स और पोटेशियम आपके प्रेजेंट होते हैं एल्कलाइन सॉइल्स के अंदर, पर फॉस्फोरस सॉल्युबल स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता। सो फॉस्फोरस इज द आंसर ओवर हियर। Which one of the following is not a post audit activity under environmental audit process? तो पहले एनवायरमेंटल ऑडिट प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑडिट में आपका जब एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गया है, ठीक है, आपका EIA के बाद जो भी पोस्ट EIA, ठीक है, पोस्ट EIA एक्टिविटी जो भी हुई है, ठीक है, आप उनका इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, आप उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो किस तरह से कोई इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रही, या क्या किस तरह से आप जो मेजर्स लेने चाहिए थे वो उनको फॉलो कर रही है इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो ऑडिट के थ्रू होते हैं। तो आप उसमें रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट रिपोर्ट वाइल लॉ डिपार्टमेंट देंगे। इशू ऑफ फाइनल रिपोर्ट टू फंक्शनल स्पेशलिस्ट, आप स्पेशलिस्ट से रिपोर्ट को वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, डेवलप एक्शन प्लान टू एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप एक एक्शन प्लान बनाएंगे। अगर आपको कहीं पे लगता है कि यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो आप एक एक्शन प्लान बना के देंगे जिससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा। पर आप रिपोर्ट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स को नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं होती है ऐसे कुछ भी रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट ऑडिट एक्टिविटी। तो ये पोस्ट ऑडिट नहीं होता है ऐसा कुछ भी, ये ऑडिट के टाइम पर ही होंगे रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। Quantifying the energy and raw material requirement as a part of life cycle assessment is known as life cycle inventory, जिसमें आप क्वांटिफाई कर रहे हो, आप क्वांटिटी बता रहे हो एनर्जी की और रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड किए जाते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट में किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी चीज़ के, तो उसमें आप लाइफ साइकिल इन्वेंट्री बताएंगे क्वांटिफिकेशन को। Which of the following pertains to high waste approach in dealing with solid and hazardous waste? तो आप हाई वेस्ट अप्रोच, आपके पास बहुत ज़्यादा वेस्ट है तो आप उसको बरी और बर्न कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग में आप एक लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट और रीयूजिंग इन सब में आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेस्ट ही यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके पास बहुत सारा वेस्ट है सो यू कैन बरी इट एंड और बर्न इट। So that's all for this video. I hope you have liked my video, and if you haven't subscribed to my channel yet, then please subscribe to my channel and share this video with your friends who are preparing for environmental sciences UGC NET exam. जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आता जा रहा है, I would request you to please don't panic and just prepare well. All would be well. So all the best for your exam, and thank you very much for watching. Do subscribe.